हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जी हाँ बेटा, मैं लाली वर्मा फिर उपस्थित हूँ आपके लिए आपकी क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ 7 के साथ। नाम है तोप, कहीं मैं ही ना उड़ जाऊं यहाँ से। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं वीरेन डंगलवाल जी द्वारा रचित पाठ 7, जिसका नाम है तोप। और तोप तो तोप होती है जो अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़ी, न केवल व्यक्ति बल्कि इमारतों को ही नहीं, चारों तरफ के वातावरण को धराशायी करने की ताकत रखती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं ऐसी तोप की कहानी, ऐसी तोप की कहानी जो कि आज की नहीं है, उस जमाने की है जिस समय हमारे देश पर भारत का शासन, मतलब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। और किस तरह से ये तोप अपने आप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करती है, हमें अपना परिचय देती है कि मैं तोप हूँ और मैंने कई शूरवीरों को अपने या कई शूरवीरों के परखच्चे उड़ाए हैं, ये बताती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कवि हैं वीरेन डंगलवाल जी, वो हमसे ये भी कहना चाहते हैं कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उसको जमीन पर आना ही पड़ता है, अर्थात मुंह की खाना ही पड़ता है। तो कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना है, कभी भी अपने आप पर ये नहीं जताना है कि मैं तो बहुत बड़ा शूरवीर हूं और हमेशा रहूंगा, क्योंकि हमेशा तो कोई नहीं रहता। ये नश्वर शरीर है, ये दुनिया ही नश्वर है, जो शाश्वत नहीं है, क्योंकि आज यहाँ है, कल पता नहीं क्या होंगे और क्या होंगे। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वीरेन डंगलवाल जी का जीवन परिचय और जानते हैं उनके बारे में कि वीरेन डंगलवाल जी किस तरह से इस काव्य लेखन में आए या फिर हिंदी साहित्य में उनका क्या क्या योगदान है। स्वागत करती हूं मैं आप सभी का पाठ 7 तोप में। आइए वीरेन डंगलवाल जी को नमन करते हैं हम और धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य को अपना सफल योगदान दिया। हिंदी के प्रसिद्ध कवि वीरेन डंगलवाल का जन्म टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर में 5 अगस्त सन 1947 को हुआ। 5 अगस्त और 10 दिन बाद 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश को मिल गई थी स्वतंत्रता। देखिए ध्यान दीजिए, 5 अगस्त इनका जन्म हुआ, सन तो वही है, बस 15 अगस्त और 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था। तो ये डेट याद रखिएगा, कब है इनका जन्म? 5 अगस्त सन 1947। इनके पिता प्रदेश सरकार में कमिश्नरी के प्रथम श्रेणी अधिकारी थे। उस समय अंग्रेजों के जमाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। डंगलवाल साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत कवि थे। उन्होंने पत्रकारिता भी की। बरेली में अमर उजाला में वे ग्रुप सलाहकार व स्थानीय संपादक भी रहे। उन्होंने अपनी शिक्षा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल आदि शहरों में की। सन 1968 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद डीफिल की डिग्रियां प्राप्त की। 1971 से डंगरवाल बरेली में हिंदी के प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने लगे। अस्वस्थता के कारण बरेली में 28 सितंबर 2015 को 68 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। जीवन काल कब से कब तक? 5 अगस्त 1947 से 28 सितंबर 2015, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। पुरस्कार व सम्मान। सन 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1994 में श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ इनको। 2002 में शमशेर सम्मान प्राप्त हुआ। 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और दुष्चक्र में सृष्टा के लिए, ये उनकी रचना का नाम भी लिखा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको इस पर प्राप्त हुआ। ये हैं हमारे कवि जिन्होंने रचना की है तोप। अब इनकी और रचनाएं देखते हैं। उनकी प्रमुख रचना है इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, जिनके लिए अभी हमने देखा
कि उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, क्योंकि जब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे या एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे तो वहां पर बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला। ठीक है, प्रमुख रचना है इसी दुनिया में दुष्चक्र में सृष्टा स्याही ताल, कवि ने कहा। देखिए रचनाओं के नाम देखिए आप, तो इसी दुनिया में दुष्चक्र में सृष्टा, स्याही ताल मतलब स्याही का ताल, और कवि ने कहा, ये भी उन्हीं की रचनाएं हैं। अब चलते हैं हम हमारी कविता तोप पर। तोप तो आप सभी ने देखी होंगी, टीवी में देखी होंगी, समाचार पत्रों में देखी होंगी, कई जो मूवीज आई हैं, जब जैसे हमारी भारतीय स्वतंत्रता पर आधारित कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें आपने तोप को अवश्य देखा होगा। तो आज इसी तोप पर हम वीरेन जी की ये कविता पढ़ते हैं कि आखिर तोप पर काव्य रचना करने की क्या आवश्यकता थी। ये हमारे मन में प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन उन्होंने तोप की रचना की वो हमें अभी पता चलने वाला है, क्योंकि ये तो सस्पेंस है कि क्यों तोप की रचना की। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में अभी बताया आपको इसी वीडियो में कि जो भी बड़े से बड़ा शूरवीर हो, चाहे कितना ही बड़ा 30 मारखा स्वयं को समझे, उसको एक ना एक दिन तो झुकना ही पड़ता है। कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है, क्योंकि अच्छे अच्छे वीर, अच्छे अच्छे शक्तिशाली भी एक ना एक दिन जमीन में आकर मिल जाते हैं। पढ़ते हैं कविता, ध्यान से सुनिएगा। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। याद रखिएगा, सन 1857। ठीक है, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। अब देखिए, सन 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना, और भी इस तरह की जो तोप रहती थी, किस तरह से अंग्रेजी शासन ने झांसी पर कब्जा करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई को तरह तरह की धमकियां दी, परंतु मजाल की रानी लक्ष्मीबाई उनके समक्ष नतमस्तक हो जाती या अपनी सिर झुका लेती। उन्होंने भी बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों को नाक और चने चबा दिए, और अंग्रेज के जो लीडर था उसने स्वयं कहा कि इस भारतीय लेडी को मैं सलाम करता हूं जिसके मन में इतना जज्बा है। ये उसकी पंक्तियां थी। कहते हैं ना कि जब हम अपने कार्य को पूरी मेहनत से, लगन से, समर्पण भाव से करते हैं तो शत्रु भी हमारी प्रशंसा करते हैं, भले ही वो मुंह पर हमसे कुछ ना कहें। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मुंह पर हमारी प्रशंसा या हमसे हमारी प्रशंसा नहीं करते हैं, शायद उनको लगता है कि ऐसा ना हो ये अपनी प्रशंसा सुनकर घमंडी हो जाएं, कुछ ऐसी सोच होगी। लेकिन हाँ, जो प्रशंसा के योग्य होते हैं उनकी प्रशंसा उनके पीठ पीछे होती है। यहां पर बात हो रही है एक तोप की जो कि सन 1857 की है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। कंपनी का बाग भी विरासत में मिला है, तोप भी विरासत में मिली है, और ये साल में चमकाई जाती है 2 बार। अब इसकी देखरेख करनी जरूरी है क्योंकि विरासत में मिली है, अब ऐसे ही तो इसको छोड़ नहीं देंगे, इसलिए साल में 2 बार इसकी साफ सफाई या मरम्मत भी हो जाती है। पहले तो उन्होंने इस तरह से इसका परिचय दिया। अब आगे चलते हैं कि और इसकी व्याख्या में क्या कहते हैं कवि। कवि कहते हैं कि यह जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह ये कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है, उसी तरह ये तोप भी हमें अंग्रेजों से ही विरासत में मिली है। जिस तरह कंपनी बाग की साल में 2 बार अच्छे से देखरेख की जाती है, उसी तरह से इस तोप की भी 2 बार अच्छे से देखभाल तो की जाती है, इसको चमकाया जाता है। आगे की पंक्तियों में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कवि, आइए देखते हैं। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानी मीन्स, बताइए सैलानी कौन होते हैं? टूरिस्ट। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। जब शूरवीर उस समय की बात करें, 1857 की बात करें, तो सामने कोई भी हो, जब तोप चलती थी ना तो सामने धुंध छा जाती थी और सबके पर खच्चे उड़ जाते थे।
जब कोई सैलानी आते हैं, भ्रमणकारी आते हैं, है ना, घूमने वाले आते हैं, तो ये तोप अपने आप में क्या बताती है कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने, कि मैं कोई ऐसी वैसी तोप नहीं हूं, मैं तो इतनी खतरनाक थी कि अपने जमाने में अच्छे अच्छे शूरमाओं के परखच्चे उड़ा दिए थे, मैं वही तोप हूं। ये स्वयं का परिचय देती है जो भी आते हैं टूरिस्ट। ठीक है, ये बताने का प्रयास किया है। आगे और देखिए कवि क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, व्याख्या में सुनते हैं। कवि कहते हैं कि सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने के लिए आते हैं, आते ही हैं वो तो। तब यह तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने जमाने में बहुत ताकतवर थी, मैंने अच्छे अच्छे वीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। अर्थात उस समय तोप का डर हर इंसान को था, थर थर कांपता था इंसान, डर उठता था इंसान कहीं से तोप ना चल जाए, क्योंकि तोप चलती थी तो किसी एक व्यक्ति की मौत नहीं होती थी, वहां तो लाखों हजारों की तादाद में परखच्चे उड़ जाते थे, कई लोग जो उनके सबके चिथड़े उड़ जाते थे। अब यहाँ तोप स्वयं अपना बखान करती है। आगे देखिए कवि और क्या बताने का प्रयास करेंगे और क्या समझाने का प्रयास करेंगे कि जो व्यक्ति वास्तविक रूप में बड़े होते हैं वो कभी भी अपने आप की प्रशंसा नहीं करते। वो दोहा तो आपको याद है ना, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मोल, रही माँ लाख टका मोल। यहाँ पर इस दोहे का तात्पर्य यही है जो अभी हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। क्या है कि जो वास्तविक रूप में गुणी होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं, वो दिखाते नहीं है कि मैं बड़ा हूं, आओ मुझे सलाम करो, मेरे सामने सिर झुकाओ, बल्कि उनकी चर्चा तो स्वयं दूसरे लोग करते हैं। अब यहाँ तोप अपने बारे में क्या कहती है कि मैं कंपनी के बाग में जब लोग घूमने आते हैं तो बताती है कि मैं अपने ज़माने में बहुत ताकतवर थी, मैंने कई लोगों के, कई शूरवीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। और तोप का इंसान तो मतलब तोप का डर तो हर एक इंसान को था। तोप ठीक है। फिर आते हैं, अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैयें। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। देखिए आ गई ना वो बात कि चाहे हम कितने भी बड़े धन दौलत इज्जत जो भी है हमारे पास, सबके साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, यदि इन सब भौतिक वस्तुओं के साथ साथ हमारे मन में अहंकार की भावना नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति तो विरले ही रहते हैं जिनके पास धन दौलत सारी सुख संपत्ति जो भौतिक वस्तु हैं वो उनके पास रहती है ना, तो उनके मन में अपने आप ही घमंड सा आ जाता है और उनको पता नहीं रहता है कि उनके मन में घमंड ने अपना घर बना लिया है। और जब घर बन जाता है तो घर से किसी को निकालना तो मुश्किल ही होता है, और घमंड जब घर बना ले मतलब वो स्वयं नहीं पता चल पाएगा कि हम कैसे किस तरह से अपने कार्यों को कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात यही है कि जो अक्सर ऐसा हो जाता है कि सबको एक ना एक दिन तो घुटनों पर आना ही पड़ता है। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कवि कि देखिए, जो तोप उस जमाने में जिस तोप के नाम से थर थर कांपते थे लोग, तोप का डर था हर एक के मन में, लेकिन आज उस तोप की स्थिति क्या हो गई है, आज बच्चे उस पर खेलते हैं और पक्षी उड़ उड़कर उसके अंदर बैठ जाते हैं। पक्षियों को, बच्चों को, किसी को उससे भय नहीं है, क्योंकि वो मात्र उनके लिए एक बड़ा सा, एक कोई बड़ी सी वस्तु है जिस पर वो अब खेल कूद सकते हैं। यही तो लिखा है। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर ये फारिग हो, मतलब हर समय छोटे बच्चे इसको अपनी सवारी बनाए रखते हैं, हर समय खेलते रहते हैं कई बच्चे। अब ये क्या फारिग मतलब फुर्सत, यदि ये बच्चों की सवारी से फ्री होती है
तो उसके ऊपर बैठकर क्या हो जाती है, कौन आ जाती है, चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। फिर आ जाते हैं पक्षी, उस पर अपनी बातें करने लगते हैं, ची ची चू चू जो भी होती है। तो अब इससे कोई डरता नहीं है, इससे कोई भयभीत नहीं होता जैसे इसका डर उस समय था। अब कोई किसी के मन में, इवन बच्चों के मन में तक इसके नाम का कोई डर या भय नहीं है। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। गौरैया चिड़िया तो आपको पता है, मेरे मटमैले आंगन में खेल रही गौरैया, ठीक है। तो वो भी अंदर जाकर चली जाती है इसके मुंह में और इसके मुंह को बंद कर देती है, तोप के मुंह को बंद कर देती है। सोचिए, उस तोप के मुंह को जिसके नाम से लोग थर थर कांपते थे, भय उत्पन्न हो जाता था। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। कितने भी विशालता हो या कितने भी धन दौलत या कितने भी ऐशो आराम या कितनी भी भौतिक वस्तुएं ही क्यों ना हो हमारे पास, कभी ना कभी हमें अपने घुटनों पर आना ही पड़ता है। अर्थात कभी भी हमें सुख, चैन, आराम या भौतिक वस्तुओं के आने पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति तो व्यक्ति है और ये दुनिया कभी थमती नहीं है। आज हमें लगता है कि हम ही बड़े हैं, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी गोल है, इतने असंख्य लोग इसमें रहते हैं कि हम सोचते हैं हम बड़े हैं, लेकिन कहीं हम जाएं तो हम अपने आप को बोना महसूस करने लगते हैं। देखिए, कवि कहते हैं कि अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। क्या हो गया है उसे? छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलने लगे। वो तोप जिसको देखने की तो हिम्मत छोड़िए, नाम से डरते थे, भय हो जाता था सबके मन में। जब बच्चे इस पर नहीं खेल रहे होते, तब चिड़ियां इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लगती हैं। पक्षी भी अपना घोंसला तक इसी में बना लेते हैं और उसका कर देते हैं मुंह बंद। कभी कभी शरारती चिड़ियां, खासकर गौरैया, तोप के अंदर घुस जाती हैं। वो छोटी सी चिड़िया ऐसा करके हमें बताना चाहती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका भी अंत निश्चित होता है। कभी भी घमंड नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है, क्योंकि अंत तो सबका होना है। नश्वर है ये शरीर और इस पर घमंड नहीं करना है। यदि घमंड किया तो कल के जाने वाले आज ही दुनिया से चले जाएंगे, अर्थात जीते जी हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्लियर? आशा करती हूं आपको तोप 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 पोएम समझ में आई होगी, कविता समझ में आई होगी कि कवि ने हमसे तोप के माध्यम से, तोप की जो रचना है उसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया है। बताइए आप क्या समझे? आप तोप कहते हैं ना, तुम क्या बड़ी तोप हो, सुना है कभी दादी नानी के मुंह से कि वो कौन सी बड़ी तोप है। मतलब तोप के नाम से ही भय आ जाता था, लेकिन आज उस तोप की स्थिति देखिए कि वो कहां थी और कहां है। हर एक की स्थिति यही होनी है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको एक ना एक दिन तो जमीन पर आना ही पड़ता है। एक ना एक दिन तो उसका घमंड चूर चूर हो ही जाता है। इट्स बेटर, इससे अच्छा है कि हम अपने मन में घमंड जैसी भावना को कभी भी ना लाएं, कदापि ना लाएं, जिससे हम अपने जीवन को सुखमय तरीके से बिता सकें, स्वयं प्रसन्न रहें और दूसरों को भी अपने व्यवहार से प्रसन्नता का अनुभव कराएं। क्योंकि जैसा माहौल हम बनाते हैं, वैसे ही माहौल को हम आराम से चारों तरफ फैला सकते हैं। सुना होगा आपने कि जो सुगंधित पुष्प रहता है, उसकी सुगंध चारों तरफ वातावरण को महका देती है। धूप बत्ती हुई, अगरबत्ती हुई, ये भी वातावरण को महका देती है। ठीक उसी प्रकार से एक गुणी व्यक्ति का चरित्र, जो आचरण रहता है, जो व्यवहार रहता है, वो भी हर एक के मन में प्रेम की भावना जागृत कर देता है और वो व्यक्ति सबका प्रिय भी बन जाता है। कहते हैं ना, जिनके पास अच्छे विचार होते हैं, जिनका बहुत अच्छा व्यवहार होता है, वे कभी भी दुनिया में अकेले नहीं होते। कहीं भी 7 समुंदर पार क्यों ना चले जाएं, वो हर एक व्यक्ति को अपना बना ही लेते हैं। कैसे? पैसे देकर, लो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, तुम मेरे हो गए। नो अपने व्यवहार से, अपनी मधुर वाणी से। तो अपने व्यवहार में हमेशा मिठास घोलनी है। हमेशा लगना चाहिए कि जैसे हमारे बातों में फूल झड़ रहे हों। अपने आप को इतना अच्छा व्यक्ति बनाइए बेटा कि लोग प्रशंसा करें आपके माता पिता से कि बच्चा तो आपका है। मतलब बात कितनी अच्छी करता है, तो माता पिता का जो हृदय है ना, वो गदगद हो जाता है। फूले नहीं समाते हैं वो जब बच्चों की प्रशंसा सुनते हैं। तो अपने माता पिता को गर्व का अनुभव कराइए, अपने व्यवहार में मधुरता लाइए। ठीक है?
अब सुनिए ध्यान से कि यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 ऑनलाइन, वो भी 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म। जी, सही सुना आपने, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई बढ़ चढ़कर बात नहीं की जा रही है। हम वही कहते हैं जो हम करते हैं, और हम जो कहते हैं वो आप देख ही रहे हैं आपस में। इस तरह का जो बॉन्ड है हमेशा आपके साथ बना रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ना केवल यहां पर आप अपनी कक्षा के या आप अपने विषय के वीडियोज ही मुफ्त पाएंगे बेटा, फ्री में देख पाएंगे, बल्कि आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोज भी फ्री में देख पाएंगे। सही सुना है आपने। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ अपनी कक्षा या जो क्लास 10th है उसके वीडियोस देखिए, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो वीडियोस है उनमें आपको इतना पे करना पड़ेगा, नहीं। हर एक वीडियो मिलेगा आपको 100% फ्री। बिल्कुल। कौन कौन सी परीक्षाएं बता देती हूं आपको। देखिए, कक्षा 10वीं के चलते चलते आप एनटीएससी ओलंपियाड परीक्षाएं देते हैं, इसके वीडियो भी आप देखिए। जब आप बहुत ध्यान से इन वीडियोस को देखेंगे ना, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बस बशर्ते कि आप ध्यानपूर्वक बहुत अच्छे से गहन अवलोकन के साथ वीडियो देखें, उनको सुने और समझें। ठीक है। कहते हैं ना बेटा कि हम जो सीखने की प्रक्रिया है वो कभी थमनी नहीं चाहिए, और सीखने की जो जिज्ञासा है वो जीवन पर्यंत मन में पनपते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना कभी थमता नहीं है। वी ऑल आर लर्नर्स। हम सब इस अधिगम प्रक्रिया से गुजरते रहते हैं, और जो सीखते रहते हैं वही तो कुछ करके जाते हैं। मैं बात कर रही हूं कि कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस आपको यहां पर फ्री मिलेंगे। बहुत सारी, सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जिसमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, सीएआईआईबी, जेएआईआईबी, बैंक, इंश्योरेंस, एसएससी और बीआरआरबी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के वीडियोस आपको यहां पर मिलेंगे मुफ्त, फ्री एकदम। देखिएगा। और जब आप हर एक कोई भी जो भी वीडियो आपको देखना हो, जस्ट क्लिक कर दीजिए उस पर। आप स्वयं देखेंगे कि कितने अनुभवी जो फैकल्टीज हैं वो आपको हर एक जानकारी देगी, अवगत कराएगी आपको हर एक बिंदु से, हर एक पॉइंट पर, जिसको आप सुनेंगे, समझेंगे और मस्तिष्क में बिठाएंगे, जो कि कभी भूलेंगे नहीं। समझ में आया। तो यहां पर यदि मैं बात करूं अभी आपके क्लास कोर्सेज की, तो आप अपने 10th के कोर्सेज में जो भी सब्जेक्ट हैं उनको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं और सीबीएसई हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। बिल्कुल सही सुना। ना केवल हम आपको हिंदी मीडियम में ही प्रोवाइड करते हैं, बल्कि इंग्लिश मीडियम में भी आप अपनी क्लास के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। हिंदी में वीडियोस आपको बिल्कुल मिलेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश रहेंगे अपनी भाषा में, बाकी गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, सब कुछ आपको मिलेगा हिंदी मीडियम में। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आपको देखना है सबसे पहले हिंदी का वीडियो, ओके, हिंदी वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आप सोचेंगे अब मैं क्या देखूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहां तो सब कुछ मिक्स मैशअप है। नो, ऐसा नहीं है। हर एक पाठ को, कविता को, सार को, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को, बहुविकल्पीय प्रश्नों को, वन शॉट रिवीजन, हर एक पाठ को क्रम अनुसार उसके सार को रखा है कि आप यदि देखना चाहते हैं पाठ की समरी या पाठ का सार, तो क्लिक कर दीजिए। चैप्टर वाइज आपको पाठ का सार मिल जाएगा क्रम अनुसार। यदि आप चाहते हैं कि हमें तो देखना है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्लिक कीजिए, आपको हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अब आपको लग रहा है काश कि हम देख पाते सभी अध्याय का जो संपूर्ण एकदम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। अरे आपका काश ही तो यहाँ पर एकदम सच बनकर आया है, यथार्थ बनकर आया है। बिल्कुल, आप देख पाएंगे, आप देख सकते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन वन वीडियो। आप एक ही वीडियो में पाठ पढ़ पाएंगे, व्याख्या और साथ ही साथ उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर पाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न भी है यहां पर हर एक चैप्टर के लिए, हर एक चैप्टर से, चाहे वो गद्य खंड का हो या काव्य खंड का हो, हर एक के बहुविकल्पीय प्रश्न का भी वीडियो है आपके लिए, जिससे आप अपने मस्तिष्क को कर सके चौकन्ना, क्योंकि ऑप्शंस रहते हैं 4, आपको करना होता है एक टेक, 2 होते हैं बहुत निकटतम, नियरेस्ट, 2 को तो आप क्रॉस कर देंगे, लेकिन 2 में आप हो जाते हैं कंफ्यूज। तो जब हम अभ्यास करेंगे, हर एक चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो हमें आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और बाकी अलग से प्रतियोगी परीक्षाओं के तो वीडियोस हैं ही आपके पास। ठीक है, ये सब आप देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम पर आप क्लिक करेंगे तो पाठ्यक्रम के लिए आपकी हिंदी की टीचर, जी हां, लाली वर्मा मैडम आ जाएंगी आपको पाठ्यक्रम का संपूर्ण जानकारी देने के लिए। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि आपकी जो 4 पाठ्य पुस्तकें हैं ना,
जी हाँ, कोर्स ए की बात करूं तो क्षितिज और कृतिका भाग 2, क्योंकि भाग 1 हम पढ़ चुके हैं 9th में। कोर्स बी की यदि मैं बात करूं, स्पर्श और संचयन भाग 2, क्योंकि स्पर्श और संचयन कोर्स बी 9th में हम पढ़ चुके हैं भाग 1। सेम पुस्तकें हैं। और अब आपके मन में उठ रहा होगा प्रश्न कि मैडम सेम पुस्तक है क्या, उन्हीं के आगे के चैप्टर्स इनमें हैं क्या मैडम, उनके कवि और जो भी राइटर्स हैं या लेखक हैं वो भी इन्हीं के साथ हैं? अरे बेटा, हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे आपकी लाली मैडम, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आशा करती हूं जब आप ये वीडियो देख लेंगे ना तो आप अपनी क्लास में एकदम स्मार्ट बच्चे की तरह सारी जानकारी दे पाएंगे अपने क्लासमेट्स को, साथ ही साथ टीचर भी कहेंगी वाह बेटा गजब कर दिया, तुम्हें सब पता है। ना केवल पाठ का नाम या कवि का नाम, बल्कि पाठ का इंट्रोडक्शन भी कि आप इस चैप्टर में या इस कविता में क्या पढ़ने वाले हैं। वीडियो आपको बिल्कुल, आई नो कि आपको पसंद आएगा, तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।